तो वीडियो हमारी टर्मिनेट हो गई थी, तो यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो मैं आप लोगों से डिस्कस करा था पहली वीडियो के अंदर, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर। तो आर्टिकल कौन सा था हमारा? आर्टिकल था कि जो कोविड-19 के चलते दूसरी बीमारियों पर फोकस नहीं रह गया है, तो उसके चलते यहां पर हम लोग चीजें डिस्कस कर रहे थे। तो ये एक तरीके से कंटिन्यू है, वहीं से ही आप लोगों की जो पहली वीडियो आप लोगों ने देखी उसी के आगे ही आप लोगों का एक तरीके से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसीलिए इस वीडियो के एंड में आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है ताकि यहां से आप लोग इसको कंटिन्यू देख सकें। तो कम्युनिकेबल जो डिजीज होती है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बोला था, वो बीमारी जो आसानी से फैल जाती हैं, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, निमोनिया हो गया और ट्यूबरकुलोसिस। टीबी वाले लोगों के पास में बोला जाता है कि मत जाना वरना बीमारी फैल जाएगी। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती हैं? जैसे डायबिटीज हो गया, यहाँ पे ये हो गया आर्थराइटिस, ठीक है। इसी के साथ में हाई ब्लड प्रेशर, इसका भी हो गया, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कैंसर हो गया, जो कि नॉर्मली आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो ये कैसी है? ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं जो कि नॉर्मली पर्सन को देखने को मिलेगी, पर लेकिन एक पैटर्न में ही होती नजर आएंगी। जो कम्युनिकेबल डिजीज है ये इन्फेक्शियस डिजीज होती है, नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा। इन्फेक्शन की वजह से भी कई बार ये हो जाती हैं, मौसम चेंज होता है तो हो जाती हैं। ये क्रोनिक डिजीज है, ये ऐसा है कि आप लोगों को एक लंबा समय लगेगा इनको होने में, ऐसी नहीं है ये जैसे क्विकली हो जाती है। तो ये क्या होता है? ये आराम आराम से चलेगी। आप लोग की जिंदगी कैसी चल रही है, लॉन्ग टर्म में उसका इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं लंबे समय तक आप लोग अपनी जो एक्टिव लाइफ को अगर इनएक्टिव लाइफ में कन्वर्ट कर देंगे तो ये प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसी के चलते यहां पर ये जो होती है ये लोअर सोशियो इकोनॉमिक जो ग्रुप है, यानी कि गरीब तबका जो सोसाइटी पे है, उनको आप लोगों को देखने को मिलेगा टीबी को, ये कोल्ड वगैरह, निमोनिया। पर लेकिन कैंसर जैसी बीमारी जो है वो आप लोगों को हाई तबके वाले सोसाइटी में देखने को मिलेगी, यानी कि ऊंची क्लास वाले लोगों के। रीजन क्या है इसका? रीजन ये उनकी रहने का जो तरीका है, उनकी इनएक्टिविटी जो है वो यहां पर काफी बड़ा रोल प्ले करता है। इसका जो ट्रांसमिशन है यहां पर ये एक तरीके से मेजर रोल, यानी कि डिजीज स्प्रेड कैसे होती है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये वेक्टर काफी बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। यहां पर जो है बेसिकली ये क्या करता है, इनका लाइफ स्टाइल काफी बड़ा रोल प्ले करता है। यहां पर क्या है, जो अगर कम्युनिकेबल डिजीज में गंदगी जो होती है वो काफी बड़ा रोल प्ले करती है। खाना ढंग से नहीं मिल पा रहा है, वो रोल प्ले करती है, ठीक है। पोल्यूशन हर एक लेवल पर देखने को मिलेगा, वो रोल प्ले करता है। तो जिस तरीके से गरीब तबका सोसाइटी का जो बीमारी से जूझता है वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगी। पर ये क्या है, यहां पर लाइफ जो लाइफ स्टाइल है वो काफी बड़ा रोल प्ले करता है, यानी कि बैठे हुए एक तरीके से ना कोई एक्सरसाइज चल रही है, ठीक है, ना बॉडी में एक्टिविटी हो रही है, तो सारी चीजें यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये क्या होती है, ये इनएक्टिविटी जो लाइफ में आती है उसकी वजह से आप लोगों को ये सारी चीजें देखने को मिलती है। या फिर टेंशन जैसे रहती है। अगर एक गरीब तबका है सोसाइटी का, वो फिर भी 2 रोटी खाकर आराम से सोता है, पर लेकिन अगर थोड़ा सा एक ठीक ठाक तबका हो गया सोसाइटी का, उनको दुनिया भर की टेंशन रहती है, यहां से पैसा नहीं आ रहा हो, यहां पर ये हो गया, पता नहीं क्या क्या चलती रहती है दुनियादारी। तो ये वाली बीमारी जो है ये आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसके साथ में आप लोग थोड़ा सा आप लोग इसको समझ पाएंगे कि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में क्या डिफरेंस है। बाकी पहली वीडियो में ये मैंने आप लोगों से डिस्कस कर ही लिया था कि किस तरीके से यहां पर इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अच्छा ये बताइए किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता था, हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में ये आता है, ये आप लोग बताइए, और कौन यहां पर इसको सपोर्ट करता है इंटरनेशनल लेवल पर। तो ये चीजें आप लोग बताइए। देखिए भूलनी नहीं है चीजें, कॉन्टिन्यूस आप लोगों को रखनी है। 2 मिनट पहले बताई थी, अगर अभी भूल गए तो फिर कोई मतलब नहीं है मेरा पढ़ाने का, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग थोड़ा ध्यान से रखिएगा। अगर इस तरीके से हम लोग बात करेंगे यहां पर, जिस तरीके से आज के डेट में ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन के नोटिफिकेशन कम हो गए हैं, क्यों? रीजन जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि दूसरी बीमारी पर ज्यादा फोकस है, तो इसके चलते काफी चीजें जो है वो घटती जा रही हैं। आयुष्मान भारत के तहत जो यहां पर इलाज प्रोवाइड कराया जाता था इंश्योरेंस का, उसके क्लेम भी काफी कम हो गए। रीजन ये है कि एक तो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर रहे हैं, दूसरा यहां पर यह कि एक तरीके से इनको सपोर्ट नहीं मिल पा रही है ढंग से। तो इसके चलते क्लेम कहां से आएंगे? क्लेम तो तब आएगा ना जब इंसान बीमार है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर लेंगे, तो फिर वहां पर इंश्योरेंस कंपनी पैसे भेजेगी कि भैया इसका इंश्योरेंस था यहां पर लेकिन अगर एडमिट ही नहीं करेंगे तो कहां से क्लेम आएगा, कहां से चीजें होंगी? तो सारी चीजें यहां पर रुक जाती है। तो इसी के चलते ये सारी चीजें आप लोग बोल सकते हैं। जो अदर एक्सप्लेनेशन है, डिक्लाइन इन डेथ, एक्सीडेंट की वजह से डेथ आज के डेट में काफी कम है। लोग घर से ही नहीं निकलेंगे तो एक्सीडेंट कहां से होंगे? तो ये एक अच्छी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। इसी के साथ में जो ट्रांसमिशन है, जो जिस तरीके से संक्रामक बीमारी जो होती है, ठीक है, वो भी कम हो गई। अब लोग घरों में ही है। अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को बीमारी है टीबी की, उसके पास ही नहीं जाएंगे तो टीबी कहां से लगेगा? हाँ, अगर घर में ही पर्टिकुलर पर्सन को किसी को टीबी की बीमारी है तो पूरे घर में फैलेगा, वो एक अलग बात है। पर लेकिन बाहर लेवल पर ज्यादा लगती है बीमारी, बाहर से आ रहे हैं, बाहर से घूम के आ रहे हैं, कोई ऐसा जाने अनजाने आदमी से गले मिल लिए, तो वो सारी चीजें। तो इसके चलते कोशिश करो कि अब नमस्ते वाला जो पोर्शन है ना वो काफी इंपॉर्टेंट हो गया। दूर से नमस्ते करो, नमस्ते सबसे इंपॉर्टेंट है आज के दिन में। हाथ मिलाने की कोई जरूरत नहीं है, गले मिलने की कोई जरूरत नहीं है, सामने से नमस्ते करो। कोविड-19 ने कम से कम नमस्ते तो फेमस कर दी ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो आप भी इसको फॉलो क्यों नहीं करते हो? तो इसको इंप्लीमेंट करो अपनी लाइफ में, तो काफी ज्यादा जरूरी है।
ये एक तरीके से आप लोग हेल्थी इन्वायरमेंट भी आप लोग का बनाकर रखेगी। तो पेंडेमिक जो है यहाँ पर एक तरीके से कहीं ना कहीं एक तरीके से जो फोरकास्ट है दूसरी जो डिजीज है वो नहीं हो पा रही है, पर लेकिन इसके चलते फिर भी जो कोविड-19 के बारे में जो क्विकली आप लोग यहाँ पर जो थ्रेटनिंग जो है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करा रहे हैं, किस तरीके से जो चीजें यहाँ पर चल रही है बेसिकली। तो कंडीशन अब यहाँ पर ये बोलने की कोशिश की जा रही है कि अगर एक वीक में आप लोग कोई प्रॉब्लम लग रही है तो अगले वीक में वो आप लोग को थ्रेटनिंग प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों के लिए। तो इसलिए अगर कोई भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आप लोगों को लग रही है यहाँ पर किसी भी तरीके से खांसी नजला जुकाम थोड़ा सा बढ़ रहा है तो तुरंत उसको चेकअप कराने की जरूरत है। अब घर पे डॉक्टर बनने की कोई जरूरत नहीं है, वरना घर पे डॉक्टर बना जाएगा तो वो जान भी ले सकता है इंसान की। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। जो फालतू के जो नेचर बने हुए थे कि अपने ही घर में दवाइयां ले ली, अपने ही घर में चीजों का इलाज कर रहे हैं, अपने ही घर के आयुर्वेदिक चीजें चल रही हैं, तो अब की बार जब चीजें समझनी है तो कोशिश करो कि डॉक्टर के चेकअप कराए बिना खुद डॉक्टर बनने की कोशिश मत करो। और इसके चलते बॉडी में एक रेजिस्टेंस भी क्रिएट होता है, वो भी काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये सारी चीजें आप लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। अनलॉक 2 हमारी कंट्री में स्टार्ट हो गया। अभी मोदी जी का लेक्चर आया था तो उसमें आप लोगों ने देखा भी होगा, लेक्चर नहीं बेसिकली स्पीच, ठीक है। अब तो ऐसा लगने लगा लेक्चर ही आता है, हर वीक में एक लेक्चर नया लेके आ जाते हैं। चलिए जो भी है, तो उनके द्वारा काफी सारी अच्छी अच्छी बातें बताई गई कि जैसे जैसे जो बीमारी बढ़ रही है, क्योंकि लोग जो है लापरवाही एक तरीके से बरतना ज्यादा स्टार्ट कर रहे हैं। पहले जो मास्क यूज किया जाता था अब आप लोगों को दिख जाएगा कि मास्क यूज नहीं कर रहे हैं, अब बीमारी से डरना बंद कर दिया तो इसलिए बीमारी बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए गवर्नमेंट को भी यहाँ पर थोड़ा सा सर्विलेंस वगैरह बढ़ा देना चाहिए इस डिजीज के साथ साथ में दूसरी डिजीज का भी, क्योंकि काफी बड़ा इंपैक्ट यहाँ पर बॉडी के ऊपर डालेगा। तो इसके चलते इसके ऊपर फोकस देकर चलना पड़ेगा। अगर इस पर्टिकुलर आईडीएसपी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं देखिए चीजों को अगर देखिए तो मैन पावर की कमी थी यहाँ पर, जिसके चलते ये चीजों को ढंग से नहीं कर पाए, ये भी अपना डेटा प्रॉपर वे में प्रोवाइड नहीं कर पाए। तो इन्होंने भी रिक्रूट किया लोगों को, तो उसके चलते चीजें अब थोड़ा सा ढंग से हो पाएंगी। तो देखते हैं कहां तक फैसिलिटी हो पाती है, पर लेकिन डेटा जो है वो अपनी जगह, आप लोगों को अपने ऊपर फोकस देकर चलना है। ये तो काफी ज्यादा डिबेटेबल चीजें हैं। देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो सर्विलेंस है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा इंप्रूव हो रहा है। ओवरऑल सर्विलेंस के बारे में बात करें, टाइमली अपडेट के बारे में बात करें, तो ये सारी चीजें जो है पब्लिक हेल्थ या फिर इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी के बारे में बात करें तो सब अपने अपने लेवल पर काम कर रही है। तो सीरियस फोकस ये है कि आप लोग, ऐसा नहीं है कि एक बीमारी पर फोकस देकर दूसरी बीमारी को आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि वो भी बीमारी मारेगी, वो छोड़ेगी नहीं। वो ये नहीं बोले कि मैं कोविड-19 के चलते मैं थोड़ा सा रियायत बरत लेती हूं, अभी कोविड-19 से लड़ लो और मैं टीबी हूं, मैं तो थोड़ा बाद में आ जाऊंगी, ठीक है। कैंसर ये नहीं बोलेगा चलिए आप लोग कोविड-19 से लड़ लीजिए, अभी मैं कैंसर हूं, मैं थोड़े दिन और रुक जाता हूं, मैं अपना रिएक्शन बाद में दिखाना स्टार्ट करूंगा। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी किलर बीमारी है, ये भी इंसान की जान लेकर ही जाएंगी। तो ये आप लोग को अंडरस्टैंड करना है कि कैसे सिचुएशन को समझना है, ठीक है। तो कोई भी लापरवाही, कोई भी कोताही नहीं बरतनी है किसी भी तरीके से, कहने का मतलब ये है, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं क्या बातें यहां पर कर रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल बेसिकली यहां पर जो बातें कर रहा है ये रामदेव जी के बारे में आप लोग बोल सकते हैं। बोला जा रहा है यहां पर कि जो रामदेव जी की जो अभी दवाइयां थी यहां पर जो मार्केट में आई, तो उसमें आयुर्वेदिक जो दवाई है उसको कितने आप लोग अच्छे से लेकर चल सकते हैं। कैन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जो है वो सब्जेक्ट टू द मॉडर्न रिग्रेस, एक तरीके से कठोरता को फॉलो कर सकती है। यानी कि एक तरीके से आप लोग ये समझिए, जैसे एक तो नॉर्मल दवाई है जो बनाई जाती है कोविड-19 के लिए, वो एक पैटर्न में फॉलो की जाती है। यानी कि पहले उसकी एक्सप्लोर किया जाएगा, फिर यहां पर प्री क्लिनिकल ट्रायल होगी, फिर क्लिनिकल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, फिर रेगुलेटरी और रिव्यू अप्रूवल होगा, फिर मैन्युफैक्चरिंग होगी और फिर क्वालिटी कंट्रोल होगा। तो ये 6 पैटर्न जो है फॉलो किए जाते हैं, 6 स्टेज फॉलो की जाती है किसी दवाई को बनाने के लिए। तो क्या आयुर्वेदिक दवाई भी अगर आप लोगों को बनानी है उसमें भी ये 6 स्टेज फॉलो करनी है, ये यहां पर क्वेश्चन मार्क है। क्या उसको भी जो मॉडर्न जो एक तरीके से पैटर्न बना रखा है उसको फॉलो करके चलना है, तो ये यहां पर बेसिकली आप लोग देख सकते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन की तरीके से लिख सकते हैं, अगर थोड़ा सा टाइम हो तो इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। कम शब्द में लिख लीजिएगा पर थोड़ा सा ट्राई आप लोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये भी काफी ज्यादा न्यूज में अभी आ गया है। तो पहले तो आप लोग ये बताइए येस या फिर नो, यानी कि जो 6 स्टेज यहां पर जो नॉर्मल दवाई जाती है निकलकर, तो क्या प्रेजेंट आयुर्वेदिक प्रैक्टिस जो कि हम लोग पास से फॉलो करके आ रहे हैं उनको भी यहां पर इन 6 जो स्टेप है उससे होकर गुजरना चाहिए, ये आप लोग बताइए येस या फिर नो। फिर उसके बाद में आप लोग आंसर देखिएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि जो आप लोग यहां पर बोल रहे हैं कि होना चाहिए या फिर ना होना चाहिए, उसके चलते फिर आप लोगों का जो आंसर होगा अभी जो आर्टिकल में आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो कुछ नई चीजें भी आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। तो पहले बताइए कि क्या आयुर्वेदिक दवाई भी इन 6 स्टेज से होकर गुजरनी चाहिए, यस या फिर नो। पहले तो आप लोग ये बताइए और अब आप लोग आगे देखिए। पहले थोड़ा सा आप लोगों को मैं समझा देता हूं ये 6 स्टेज कैसी हैं। 6 स्टेज ये ऐसी हैं जब किसी दवाई को यहां पर बनाने की कोशिश की जाती है तो पहले तो चीजों को एक्सप्लोर किया जाता है, समझा जाता है, डेटा इकट्ठा किया जाता है, उसके बारे में जाना जाता है। बेसिक जो आप लोग बोल सकते हैं बेसिक जो लेवल तैयार किया
कहते हैं। फिर कहते हैं प्री क्लिनिकल। प्री क्लिनिकल का मतलब क्या है? क्लिनिकल ट्रायल तो पर्सन के ऊपर होगी, प्री क्लिनिकल का मतलब यहां पर यह कि आप लोग इसको चूहे के ऊपर, खरगोश के ऊपर, इन सब जीव जंतु के ऊपर ट्राई करके देखते हैं कि ये दवाई ठीक काम कर रही है या फिर नहीं काम कर रही है। ठीक है, फिर यहां पर क्या देखते हैं, बेसिकली टॉक्सिक लेवल भी इसका चेक किया जाता है कि टॉक्सिक लेवल क्या है। पता चला इंसान को दी, वो मर गया, तो यहां पर वो भी चेक किया जाता है। हालांकि जीव जंतु के ऊपर भी यहां पर बेसिकली ये कोशिश की जाती है कि ये जीव जंतु को कम से कम बचाया जा सके, पर लेकिन इंसान इतना निर्दयी हो गया है, वो अपने फायदे के लिए किसी की भी जान ले लेता है। ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। क्लिनिकल जो डेवलपमेंट होता है, यहां पर इंसान आता है, जब यहां पर चेक कर लेता है टॉक्सिक लेवल सही है, इंसान नहीं मरेगा, तो इसको 3 फेज में यहां पर डिवाइड किया जाता है। 3 अलग अलग फेज में यहां पर ट्रायल होता है। तो ये 3 फेज में पहले कम के ऊपर, फिर ज्यादा के ऊपर, फिर और ज्यादा के ऊपर, इस तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये जो क्लिनिकल ट्रायल है, यहां पर आप लोगों को चीजें नजर आएंगी। यहां पर ये फर्स्ट फेज होता है, इंडिया की जो दवाई है अभी वो इस फेज में यहां पर स्टार्ट होगी। बाकी कई सारी दवाई ऐसी हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर थर्ड फेज में पहुंच चुकी है। ये जो दवाई डेवलपमेंट का काम है, 3 से लेकर 10 साल तक इसको लग जाते हैं दवाई को डेवलप करने में। पर लेकिन कोविड-19 के पीछे इतना नहा धोकर पड़े हुए हैं, तो इसको कोशिश की जा रही है कि आने वाले 5-6 महीनों के अंदर ही दवाई बनाकर तैयार की जाए। इसीलिए बोला जाता है कि जल्दी जल्दी के चक्कर में, बाईपास के चक्कर में आप लोग ऐसी दवाई बनाकर न रख देना कि वो पता चला लोगों को और दूसरी प्रॉब्लम में डाल दे। तो इसी के चलते जब यहां पर ये क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट हो जाता है, क्लिनिकल डेवलपमेंट, फिर क्या रहता है, रेगुलेटरी और रिव्यू रहता है और अप्रूवल, यानी कि देखा जाता है कि सही दवाई बनाई है या फिर नहीं बनाई है। ठीक है, जब लगता है कि यहां पर अप्रूवल हो गया, रेगुलेटरी रिव्यू किया गया, अप्रूवल दिया गया, तो फिर यहां पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट करते हैं कि दवाई अब बनाना स्टार्ट कर देते हैं 5वें लेवल पर। तो 5वां लेवल होता है मैन्युफैक्चरिंग का। जब मैन्युफैक्चरिंग यहां पर दवाई हो जाती है, तो फिर क्वालिटी चेक करनी पड़ेगी कि भैया कैसी क्वालिटी की दवाई आप लोगों ने बनाई है, तो फिर क्वालिटी कंट्रोल की बात की जाती है। तो मैन्युफैक्चरिंग के बाद में तो क्वालिटी कंट्रोल होगी ना। जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूं ये लेक्चर आप लोगों ने देख लिया, तो लेक्चर देखने से पहले थोड़ी ना आप लोग फीडबैक दे पाएंगे। मैं आप लोगों को बोलता हूं लेक्चर देखने के बाद में फीडबैक दिया करो, आप लोग बताया करो कि लेक्चर में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, ताकि उसको इंप्रूव किया जा सके। तो ये एक तरीके से आप लोग का फीडबैक होता है। पर लेकिन ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद ही फीडबैक होगा, ऐसा नहीं कि आप लोग पहले ही फीडबैक दे दिया, पहले डिसलाइक कर दी वीडियो कि हाँ, मतलब देखने से पहले कई सारे ऐसे होते हैं कि वीडियो खोलने से पहले डिसलाइक कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि वो चिढ़ रहे हैं, वो लेक्चर से मतलब नहीं है, उनको ये है कि चिड़न हो रही है किसी भी तरीके से, तो वो कंडीशन है। पर लेकिन जो लाइक कर जा रहा है या फिर वीडियो देखने के बाद में डिसलाइक कर जा रहा है, वो प्रॉपर फीडबैक होता है। तो उस वाली कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं। या फिर कमेंट लिखिए आप लोग डिसलाइक क्यों किया है, ताकि उसको इंप्रूव किया सके। तो इसी तरीके से क्वालिटी कंट्रोल के बारे में यहां पर बात की जा रही है। क्वालिटी कंट्रोल जो रहेगा यहां पर, वो क्वालिटी कंट्रोल रहेगा कि मेंटेन रहनी चाहिए क्वालिटी। तो वो सारी चीजें हैं। तो क्या आयुर्वेदिक दवाई इन सब प्रोसीजर से होकर गुजरनी चाहिए, तो उसके बारे में भी यहां पर बात करते हैं। सबसे पहले तो यहां पर बात की जा रही है कि जो पतंजलि के द्वारा अभी क्लेम किया गया कोविड-19 की दवाई के लिए, उसका काफी क्रिटिसिज्म यहां पर देखने को मिला। क्रिटिसिज्म देखने को मिला, खासकर जिस तरीके से वो दवाई प्रेजेंट की गई, वो एक प्रेजेंट करने का तरीका जो था वो गलत था। क्या आयुर्वेदिक जो है वो ऑल्टरनेटिव हो सकती है, जो मेडिसिन, जो जनरल मेडिसिन आप लोगों को देखने को मिलती है, मॉडर्न मेडिसिन के जिनको आप लोग बोलते हैं, पहले तो ये बोला जा रहा है। तो 2 बातें यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। सबसे पहले तो ये बोला गया कि देखिए, अगर आप लोग देखेंगे जो आयुर्वेदिक जो दवाई होती है वो क्लासिकल टेक्स्ट में लिखी हुई है, जैसे हमारे जो एक तरीके से जो हिस्टोरिकल बुक है उनमें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, मेडिसिन से रिलेटेड जो किताबें हैं उनमें लिखी हुई हैं। और दूसरा लिस्टेड भी है यहां पर हमारी कंट्री में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 90, जो हमारी कंट्री में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, हमारी कंट्री में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ इंडिया, इसके अंदर भी इनको लिस्टेड किया गया है। तो यहां पर जब इनको लिस्टेड किया गया, तो इसका मतलब यह है कि इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हम लोगों को है। ये दवाइयां ऑलरेडी यूज की जा रही हैं, ये दवाइयां टॉक्सिक नहीं है। तो ये चीजें तो हम लोग को ऑलरेडी पता है इनके बारे में। अब कोई नई दवाई बनाएंगे, उसके बारे में तो कुछ नहीं पता है भैया, तो उसको तो स्टार्टिंग से लेकर चलो आप लोग पहले सारा डेटा इकट्ठा करो, फिर क्लिनिकल ट्रायल, फिर क्लिनिकल डेवलपमेंट, वो समझ में आता है। पर लेकिन जो दवाई ऑलरेडी यूज की जा रही है, उनके लिए सारी चीजें आप लोग कर रहे हो, तो ये कितने हद तक सही है? तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि किस तरीके से उनको यूज किया जाता है आज की डेट में। क्लासिकल मेडिसिन उनको बोला गया, बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक हम लोग उनको यूज करते हुए आ रहे हैं, और मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी उनको यूज किया जा रहा है। तो यहां से ये चीजें समझ में आ गई ना, बिल्कुल क्लियर कि हाँ भैया, ये जो दवाई है, ये दवाई ऐसी है, आप लोग इनको यूज कर सकते हैं, क्योंकि पहले से इनको यूज किया जा रहा है। ये नहीं कि इनको भी उन्हीं कंडीशन से आप लोग होकर गुजारो। तो ये पुरानी आप लोग इनके बारे में इंफॉर्मेशन है आप लोगों के पास में, ये यूजफुल दवाई है, तो वो सारी चीजें हैं। तो पर लेकिन अगर कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में आप लोग यहां पर बात करते हैं, तो क्या बोलेंगे आप लोग इसको? तो यहां पर बोल सकते हैं कि देखिए, एक तरीके से यहां पर जो बोला जा रहा है, ये ड्रग्स जो है कुछ सर्टेन मार्क तक यहां पर कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर एरिया में फायदा पहुंचा रही है। यानी कि ऐसा नहीं बोल सकते कि एकदम बीमारी को ठीक कर देगी, पर लेकिन ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ये सिंगल कोई पर्टिकुलर यहां पर ये बीमारी है, ये पर्टिकुलर कोई दवाई है यहां पर, क्योंकि ऐसी बहुत सारी ऑलरेडी दवाई है जिनको ऑलरेडी बोला गया था ये इलाज कर सकती है, पर वो इलाज नहीं कर पा रही है। तो अगर आयुर्वेदिक दवाई में भी ऐसा कुछ हो जा रहा है, तो ये ऐसा थोड़ी ना है कि आप लोग इसको एक तरीके से बिल्कुल नकार दोगे, तो ये गलत तरीका है। तो ये एक राइटर तो ये बोल रहे हैं, ये जो है डिबेट वाला आर्टिकल है, कुछ एक राइटर कुछ बोलता है, दूसरा राइटर कुछ बोलता है। ठीक है,
तो ये बोला है कि वी डोंट नीड स्टडी ऑन टॉक्सी, यानी कि एक तरीके से टॉक्सिसिटी हम लोग चेक नहीं करेंगे कि जो टॉक्सिक कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है। प्री क्लिनिकल जो एस्पेक्ट्स है वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे सालों से इसे यूज करते हुए हम आ रहे हैं, तो भी आप लोग समझ सकते हैं। तो एंटायरली न्यू फॉर्मूला नहीं है यहां पर ये, ठीक है, तो इसलिए इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी चीजें जान रहे हैं। तो टॉक्सिसिटी के बारे में आप लोग जान रहे हैं, प्री क्लिनिकल इफिशिएंसी या फिर जो सब्सिक्वेंट जो क्लिनिकल जो ट्रायल होती है वो आप लोग बिल्कुल नई दवाई के लिए फॉलो करके चलना चाहिए, इनके लिए आप लोगों को फॉलो करके नहीं चलना चाहिए, ठीक है। तो ये बातें यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है। तो रामदेव जी के द्वारा जो यहां पर दवाई ये प्रेजेंट की गई, ये बोला गया प्लेसिबो इफेक्ट है। प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है? प्लेसिबो इफेक्ट ये होता है, मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोग जो है गोरा हो जाएंगे और आप लोगों को मैं दवाई दूं, कोई एक गोली लाकर, वो दवाई देने से आप लोग गोरे हो जाएंगे, यानी कि आप लोग उसको सोचने लगे। हालांकि गोरा बोलने वाला उदाहरण थोड़ा गलत हो जाएगा यहां पर, मतलब आप लोग ऐसे करिए कि मैं आप लोगों को एक गोली दूंगा कि आप लोग मोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये लगेगा इस दवाई के अंदर कुछ है, तो आप लोग अंदर से अच्छा फील करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ये गोली खाएंगे तो आप लोग अच्छा फील करना स्टार्ट करेंगे, अपने काम को अच्छे से करेंगे। आप लोग अपने काम को अच्छे से करेंगे तो आप लोग और मोटिवेट होंगे, तो और ज्यादा अच्छे से काम करेंगे, तो एक साइकिल बन जाएगी, मोटिवेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं उतने जोश में बोलो कि हाँ आप लोग इसको कर ही लोगे, आप लोग मोटिवेट हो ही जाओगे इस गोली को खाकर, तो इनडायरेक्ट वे में वो दवाई कुछ नहीं है। वो हो सकता है कि आप लोगों को जो मैंने दिया वो चॉकलेट हो गई, तो चॉकलेट हो पर लेकिन आप लोग मोटिवेट हो गए ना उससे, तो प्लेसिबो इफेक्ट होता है। यानी कि आप लोगों का माइंड को ये एक्सेप्ट करा देना कि हाँ ये बिल्कुल सही दवाई है, और आप लोगों का माइंड काम करना स्टार्ट कर दे, तो वो होता है बेसिकली प्लेसिबो इफेक्ट। तो प्लेसिबो इफेक्ट में कोई भी गोली दी जा सकती है, कोई मिट्टी एक तरीके से होने दे, टॉफी वगैरह दी जा सकती है, चॉकलेट वगैरह दी जा सकती है, पर लेकिन ऐसा एक्सेप्ट एक तरीके से एक्सेप्ट कराया जाता है सामने वाले पर्सन को कि ये बिल्कुल सुधार देगी, चीजों को सही कर देगी। तो वो चीजें आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, उस तरीके से समझिएगा इसको, ठीक है। तो मेडिकल स्टेटिक्स के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, ड्रग जो है वो एक्चुअली सेफ होनी चाहिए, ठीक है, उसका आउटकम होना चाहिए चीजों को इंप्रूव करने का, वो नेगेटिव इंपैक्ट न डाले, ठीक है। तो वो सारी चीजें सही है। तो आयुर्वेदिक जो कंडीशन है क्या उसके ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर ये सोचने वाली बात होती है। तो यहां पर एक पर्टिकुलर पर्सन ये बोल रहे हैं। अब दूसरे की साइड में चलते हैं। देखिए अगर बात करते हैं यहां पर एक तरीके से आज की डेट में सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंस, वो भी यहां पर ये बोलता है कि जो एक तरीके से जो फ्लो चार्ट है, डायग्राम है, वो प्रॉपर गाइडलाइन के बारे में यहां पर बात करता है, कंटिन्यूटी के बारे में बात करता है। तो वहां पर भी चीजों को इग्नोर नहीं किया जाता है, वहां पर भी एक तरीके से मॉडर्न मेडिसिन की जिस तरीके से चीजें होती हैं उन्हीं के पैरामीटर पर बात की जाती है। तो आयुर्वेदा की अगर दवाई आ रही है तो आप लोग बोल सकते हैं कि उन्होंने काम किया, पर लेकिन अगर कोई दवाई आप लोग बना रहे हैं, मान लीजिए एक बार चेक कर, अगर उसको चेक करने में जा क्या रहा है, अगर चेक कर भी लेते हैं, नो मैटर की किस ब्रांच की है, मॉडर्न मेडिसिन या फिर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है, कोई भी, चाहे वो आप लोग यूनानी बोल दीजिए, सीधा बोल दीजिए, होम्योपैथी बोल दीजिए, या कोई भी बोल दीजिए, सबसे बड़ा बात यह है कि अगर किसी पर्टिकुलर नई बीमारी के लिए उसको यूज करना है तो क्यों नहीं आप लोग उसको कंप्लीटली एक बार चेक कर लेते हैं, ताकि वो आगे चलकर कोई नेगेटिव प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो ये कम से कम आप लोगों को करना चाहिए। इसी के साथ में जो आयुर्वेदिक रिसर्च पब्लिकेशन है, जैसे फ्रीक्वेंटली आप लोगों को देखने को मिलता है जो दूसरी मेडिसिन है उनके बारे में न्यूज़पेपर में छपता रहता है, ये मेडिसिन इतने अच्छे से काम कर रही है, ये मेडिसिन ऐसी है, वो मेडिसिन ऐसी है। पर लेकिन अगर बात करें आप लोग दूसरी मेडिसिन के बारे में, आयुर्वेदा के बारे में, वो नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है, तो नेगेटिविटी ज्यादा देखने को वहां पर मिल जाती है। यानी कि लोग ये बोलेंगे यार ये तो काम ही नहीं करती है, नुकसान नहीं करेंगे तो फायदा भी नहीं करेंगी, ठीक है, बहुत लंबे समय तक खाते रहो तब जाकर फायदा करेंगी। अगर कोई पर्सन अभी मर रहा है, किसी पर्सन को बीमारी है, तो आप लोग ये बोलेंगे कि भैया ये बीमारी, ये जो दवाई है 1 महीने बाद इलाज करेगी, आप लोगों का ये, और पर्सन मरने वाला है 2-3 दिन के अंदर अंदर, तो वहां पर चीजें तो थोड़ी सोचने के लिए मजबूर हो जाती है। उसका बेसिक रीजन ये भी है कि उसके ऊपर कोई रिसर्च क्लिनिकल ट्रायल नहीं है, जिसके चलते एक कंडीशन आप लोगों की निकल कर आती है। तो एक तरीके से इंप्रूव करना चाहिए जो जर्नलिज्म की क्वालिटी है, जो कि इसके ऊपर ढंग से आर्टिकल लिख सके और उनको पब्लिसाइज किया जा सके। अब पतंजलि की जो ट्रायल थी उसमें क्या किया गया, उसको पब्लिसाइज कर दिया गया मीडिया में, मतलब मीडिया में विदाउट गेटिंग पब्लिश्ड। एक तरीके से क्या किया गया, पतंजलि जो था वो ट्रायल किया गया, पब्लिसाइज रिजल्ट को पब्लिश कर दिया बिना चीजों को शेयर किए पहले। एक तरीके से आप लोग ये समझ सकते हैं कि बिना कॉन्फिडेंस में चीजों को लिए हुए उनके द्वारा बस अफर तफर में अपनी दवाई को सामने लाकर रख दिया गया और बोला गया कि ये दवाई है और लोगों की लाइफ सेव कर रही है। ये यहां पर बोल दिया गया नॉर्मली जिस तरीके से रामदेव साहब जो है अपनी दवाइयों का प्रचार करते हैं, तो उस तरीके से आए उन्होंने मार्केट में प्रचार कर दिया। पर लेकिन उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको चेक नहीं किया गया कि कैसे क्लिनिकल ट्रायल किया गया, क्या चीजें की जा रही है। आप लोगों को याद होगा, अगर कल या फिर परसों के आर्टिकल में मैंने आई थिंक डिस्कस किया था कि अभी चाइना में क्या किया गया, अभी सेकंड स्टेज पर पहुंचे और उस जो दवाई को मिलिट्री को यूज करने के लिए दे दिया गया, यानी कि बाईपास भी किया जा रहा है कई सारे प्रोसीजर को। तो उससे क्या है, मान लीजिए अब तो वो दवाई मान लीजिए थोड़े टाइम के लिए इंपैक्ट डाल रही है, आगे चल के अगर इंपैक्ट न डाले तो फिर क्या करेंगे आप लोग, तो वो सिचुएशन भी आप लोग यहां पर समझनी पड़ेगी। तो कंडीशन जो है कई उल्टी सीधी कंट्री के द्वारा कंडीशन की जा रही है, एक रेस लगी हुई है कि कौन पहले दवाई बनाएगा उसके चलते। अभी यहां पर आप लोगों ने देखा होगा ये है यहां पर फेविपिराविर, तो फेविपिराविर करके जो दवाई यहां पर बनाई जा रही थी,
कंपनी जो है ये बोल रही है कि हाँ ये इलाज कर सकती है कोविड 19 का, पर लेकिन 14 दिन की जो दवाई है यहां पर ये 13,000 की दवाई देखने को मिल रही है, यानी कि पर डे के हिसाब से अप्रोक्सीमेट लगभग 1,000 रुपए यहां पर खर्च करने पड़ेंगे। अब ये समझिए क्या कंट्री का मोस्ट ऑफ द सेक्शन जो इस बीमारी से जूझ रहा है, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, रिक्शा वाले, रेडी वाले हैं, अपना इस तरीके का काम करने वाले हैं, क्या वो 14,000 रुपए दे, ये सॉरी 13,000 रुपए दे सकते हैं 14 दिनों के लिए? आप लोग क्या समझ रहे हैं? घर में 2 पर्सन को ये बीमारी है तो वो बोलेंगे एक को बचा लेते हैं यार, एक को मरने देते हैं जैसे तैसे जुगाड़ करके। तो ये सिचुएशन आप लोगों के सामने नजर आएगी। तो कोई भी दवाई अगर बन रही है मार्केट में, सबसे बड़ी बात है कि वो अवेलेबल होनी चाहिए, दूसरी बात है कि वो एक्सेसिबल होनी चाहिए, और तीसरी बात यह कि वो अफोर्डेबल होनी चाहिए। तो ये 3 ए जो है जो फूड के लिए यूज किए जाते हैं कि मार्केट में खाना अवेलेबल होना चाहिए, दूसरा एक्सेसिबल होना चाहिए कि वो लोगों तक पहुंच पाए, तीसरा अफोर्डेबल होना चाहिए कि एक्सेसिबल तो है पर लेकिन इतना रेट उसका हो गया कि लोग उसको खरीद नहीं पा रहे हैं भैया। तो वो भी चीजें तीनों ए जो है ये A3 आप लोग यहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, खाने के लिए भी और दवाई के लिए भी, ठीक है। तो इस तरीके से इसको समझिए। तो इसीलिए बोला गया कि डीलिंग करिए पहले आप लोग जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है और जो मेडिसिन है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी अगर कोई काम करेंगे तो वो क्या करेंगे, उनका बेसिक मुद्दा ये रहेगा कि प्रॉफिट कैसे जनरेट करना है। तो प्रॉफिट से बाहर निकलो, पहले जनता को बचा लो, जान है तो जान है, अगर जान रहेगी तो लोग काम कर पाएंगे वरना कुछ नहीं देखने को मिलेगा। तो वो सारी चीजें यहां पर समझाने की कोशिश इस पर्टिकुलर आर्टिकल के थ्रू की जा रही है, ठीक है। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। आई होप कि क्लैरिटी आप लोगों के माइंड में आई होगी, यस या फिर नो। अगर नो है तो फिर बताइएगा किस लिए नो, ताकि फिर आगे आने वाले टाइम में इसको इंप्रूव किया जा सके। तो फीडबैक जरूर देना है आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। हालांकि आर्टिकल में कुछ बातें हैं पर लेकिन मैं आप लोगों को बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी यहां पर बताने वाला हूं। एक पूरा एनालिसिस आप लोगों को दूंगा ताकि माइंड में आप लोगों की क्लैरिटी आ जाए यूएन को लेकर, यानी कि यूनाइटेड नेशन को लेकर। यूनाइटेड नेशन जो है एक तरीके से आप लोग इसको बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर एक ऐसी एजेंसी है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में यहां पर रूल और रेगुलेशन बनाने का एक फ्रेमवर्क देती है। 193 मेंबर है इसमें। अगर इनके द्वारा फंडामेंटल राइट के ऊपर कोई फ्रेमवर्क बना दिया तो सारी कंट्री कोशिश करती है कि उसको फॉलो करके चले, थोड़ा सा अपनी कंट्री में अगर फंडामेंटल राइट को लेकर आना है तो, ठीक है। अगर यूएन ने यहां पर जो सी है यानी कि जो ओशियन से रिलेटेड कहां पर किसका एरिया है उससे रिलेटेड लॉ बना दिया, इसी के साथ में कोई क्रिमिनल एक्टिविटी से रिलेटेड लॉ बना दिया, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड लॉ बना दिया, तो इनका बेसिक पर्पस ये रहता है कि एक बेस नींव तैयार करके दे देते हैं, फिर कंट्रीज के आगे अपना चीजें ऐड कर सकती है। तो ये बेसिक पर्पस आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। आज की डेट में यूएन के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं कि यूएन जो है वो ना तो एक तरीके से इफेक्टिवली काम कर पा रहा है। रीजन क्या है? वीटो पावर है 5 कंट्री के हाथ में। 5 कंट्री कौन कौन सी है उनका नाम आप लोग लिखिए, फिर अभी इनके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। 5 कंट्री के हाथ में वीटो पावर है, बाकी के 10 जो मेंबर है वो नॉन परमानेंट मेंबर है और 5 कंट्री परमानेंट मेंबर है। तो वो नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो यहां पर जाते हैं 2-2 साल के लिए, परमानेंट मेंबर वहां पर कंटिन्यूअस रहते हैं। जैसे हमारी कंट्री में राज्यसभा है ना, तो राज्यसभा क्या है? परमानेंट हाउस है। लोकसभा क्या है? वो नॉन परमानेंट हाउस है, क्योंकि हर 5 साल में इलेक्शन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अगर ठीक ठाक चीजें चलती रहे, अगर ठीक ठाक नहीं चल रही तो 5 साल से पहले भी इलेक्शन हो जाते हैं। तो इसके बारे में एक एनालिसिस किया जा रहा है। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो इंडिया को नॉन परमानेंट मेंबर की सीट मिल रही है, तो वो क्या क्या चीजें वहां पर इंप्लीमेंट कर सकती है, क्या क्या रोल प्ले कर सकती है। तो सबसे पहला तो वो हर एक उस कंट्री का रोल प्ले कर सकती है जो कि यहां पर काउंटर टेररिज्म यानी कि टेररिज्म से जूझ रहा है, पहली बात। दूसरी बात यहां पर ये वो हर एक उस कंट्री को फॉलो कर सकती है जिसकी आवाज कोई सुन नहीं रहा है, ठीक है। तो उसकी कंट्री को भी यहां पर एक तरीके से आवाज बनकर चल सकती है। रीजन ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं वो बाद में बताऊंगा, पहले आप लोग ये समझिए कौन कौन परमानेंट है, कौन कौन नॉन परमानेंट है। परमानेंट मेंबर के बारे में बात करते हैं तो 5 परमानेंट मेंबर है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए। परमानेंट मेंबर के पास में वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब ये कि अगर एक मेंबर अगर यहां पर सहमत नहीं है और 4 सहमत है तो चीजें इंप्लीमेंट नहीं होगी, पांचों की पांचों को सहमत होना जरूरी है। जैसे यहां पाकिस्तान के कई सारे जो लोग थे जो टेररिस्ट थे, उनको जब भी यहां पर यूएन के अंदर डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट में डालना होता था, यानी कि उनको टेररिस्ट करार देना होता था, तो हमेशा वीटो पावर चाइना कर देता था। तो इसके चलते बाकी के जो मेंबर बच गए फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए, वो कुछ नहीं कर पाते थे। तो रीजन यही हो गया सीधा सीधा कि कोई भी अगर एक वीटो कर देगा तो बाकी से काम नहीं होगा वहां पर, तो सबकी सहमति होना जरूरी है। इसीलिए इस वीटो को कई बार क्वेश्चन मार्क भी लगाया जाता है कि क्या यह वीटो पावर सही है। इस तरीके से तो एक पर्टिकुलर कंट्री पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है उसको रोक सकती है, वो चीजें यहां पर सही नहीं है। अगर नॉन परमानेंट मेंबर के बारे में आप लोग बात करते हैं तो नॉन परमानेंट टोटल मिलाकर 10 मेंबर आप लोग यहां पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये 10 मेंबर कौन कौन है यहां पर? अफ्रीका से 3 मेंबर आएंगे, एशिया से 2 मेंबर आएंगे, लेटिन अमेरिका से 2 मेंबर, वेस्ट यूरोपियन और अदर से 2 मेंबर और यूरोप से यहां पर 1 मेंबर। तो इस तरीके से टोटल मिलाकर नॉन परमानेंट 10 मेंबर आप लोग यहां पर देखने को मिल जाते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है यहां पर ये एक तरीके की जो रेस्पॉन्सिबल बॉडी है यूएन के रिलेटेड यहां पर इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन रखने के लिए। यूएन के जो ऑर्गन है यहां पर वो भी एक तरीके से डिसीजन मेकिंग बॉडी है यहां पर यूनाइटेड नेशन की, जो कि यहां पर एक तरीके से इंप्लीमेंट
इंप्लीमेंट करने का काम करती है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो मेंबर है खासकर इसके 193 वो चीजों को ढंग से चीजों को इंप्लीमेंट कर पाए। अभी हमारी कंट्री को यहां पर वोट मिली, तो हमारी कंट्री को वोट कितनी मिली, तो एक काफी शानदार सपोर्ट मिली। हमारी कंट्री को जो सपोर्ट मिली 192 वोट मिली, 192 में से यहां पर 184 वोट हम लोग को यहां पर मिली। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग बोल सकते हैं कि इतने सारी कंट्री के द्वारा हम लोग को सपोर्ट किया गया। तो ये हमारा जो है यहां पर ये हमारा जो यहां पर सपोर्ट मिला यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर खासकर आप लोग देख सकते हैं कि एक तरीके से यहां पर जो सपोर्ट मिल रहा है बहुत बड़ा सपोर्ट आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, कि यहां पर जो सपोर्ट देखने को मिल रहा है लगभग 8 कंट्री ने बस हम लोग को वोट नहीं दिया, तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां पर। तो इस तरीके से जो हमारी कंट्री के पास में जो पावर आई है, अब यहां पर इंडिया इस पावर को कैसे यूज करेगी, क्योंकि परमानेंट मेंबर जो है वो अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, नॉन परमानेंट मेंबर के लिए वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो परमानेंट मेंबरशिप के बारे में अगर बात करें तो इंडिया परमानेंट मेंबर की सीट तो यहां पर ले नहीं सकती, पर लेकिन जो बाकी के कंसर्न है वो काफी अच्छे से यहां पर उठा सकता है। ठीक है, तो नॉन परमानेंट मेंबर जो है यहां पर एक तरीके से होप हो गई है कि आगे चल के चीजें परमानेंट की तरफ को बढ़ सकती हैं, क्योंकि अगर सिस्टम के अंदर रहेंगे तो थोड़ा सिस्टम को सुधार पाएंगे। तो इस तरीके से यहां पर आप लोग बोल सकते हैं कि इंडिया जो है वो अपना रोल प्ले कर सकता है। कोविड-19 को कैसे लेकर चलना है, सब कंट्री अपने ऊपर फोकस चल रही है, तो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड यहां पर होना चाहिए। दूसरा, टेररिज्म को कैसे लेकर चलना है उसके ऊपर फोकस दिया जा सकता है। क्लाइमेट चेंज को कैसे लेकर चलना है उसके ऊपर फोकस लिया जा सकता है। साइबर सिक्योरिटी को कैसे लेकर चलना है उसके ऊपर फोकस दिया जा सकता है। तो ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जहां पर इंडिया अपना रोल प्ले कर सकते हैं यहां पर। ठीक है, यानी कि एक तरीके से लोगों को वो कंट्री जो यहां पर पार्ट नहीं है उनको रिप्रेजेंट कर सकता है। जिन 184 कंट्री ने सपोर्ट किया इंडिया को, वो यहां पर एक तरीके से उनका मेंबर बनकर यहां पर खड़ा हो सकता है। कई बार हम लोग परमानेंट मेंबर के बारे में बोलते हैं कि परमानेंट मेंबर जो है वो रूड हो गए हैं, वो चीजों को ढंग से लेकर नहीं चलते हैं, पर लेकिन मैक्सिमम कंट्री परमानेंट मेंबर के खिलाफ आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, पर्टिकुलरली जो वीटो पावर है, वीटो पावर का गलत इस्तेमाल किया जाता है कई बार यहां पर अपने पर्टिकुलर फायदे के लिए, जबकि यूएन क्या है वो इंटरनेशनल फायदे के लिए काम होना चाहिए, पर लेकिन अपने फायदे को साधने की भी कोशिश यहां पर की जाती है। चाइना क्या कर रहा है, पाकिस्तान से फेवर लेने के लिए पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, जबकि पाकिस्तान गलत है, तो गलत मुद्दे पर भी कंट्री को सपोर्ट किया जाता है। इंडिया की जो परफॉर्मेंस है काउंसिल के अंदर वो रेस्पेक्ट की यहां पर देखने को मिलेगी, क्योंकि कई सारे ऐसे काम इंडिया यहां पर कर सकते हैं, पर लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि इंडिया को यहां पर परमानेंट पोजीशन में एलिवेट कर दिया जाएगा, क्योंकि वो तभी पॉसिबल होगा जब सबकी सहमति यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में यहां पर जो 2 ईयर का टर्म है इंडिया का, ये 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट होगा और 2022 में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा 2021 2022। तो हमारे लिए एक और इंपॉर्टेंस है इसकी, आजादी की 75वीं सालगिरह भी यहां पर हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, तो वो भी यूएन में उसका सेलिब्रेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। कोविड-19 के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो अगर इस तरीके से आप लोग देखिए तो यहां पर अभी जो एक आशा लगाई जा रही है इसको लेकर कि यहां पर जो यूएसए की जो इमेज है वो कहीं ना कहीं एक साइड में हो गई है, क्योंकि चाइना जो है वो वर्ल्ड पावर यहां पर ओवर कर आ रहा है। बहुत सारी कंट्री हालांकि ब्लेम कर रही थी स्टार्टिंग में, पर लेकिन वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता हुआ आ रहा है, हर एक कंट्री अपने ऊपर फोकस कर रही है, यूएसए भी अपने ऊपर फोकस देने की बात कर रहे हैं। इंडिया जो है वो 8th टाइम यहां पर जो अभी यहां पर इसमें अपना पार्ट सपोर्ट करेगा एक तरीके से। तो इसके चलते यहां पर यूएससी में भी यूएनएससी में जो कई सारे रिफॉर्म लाने की बात की जाती है कि वो एज ए ग्लोबल बॉडी होते भी ग्लोबल लेवल पर काम नहीं कर पा रही है, तो उसके ऊपर भी फोकस देने की बात है। लॉन्ग डिबेट की बात करें या फिर यूएनएससी में जो एक्सपेंशन की बात करें, जो कंट्री है जो रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही है, जैसे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की अगर बारे में बात करें आप लोग, ठीक है, एक बार मैप में देखिए, जो अगर यहां पर बात करें यहां से कोई भी रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है, यहां से कोई भी रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो ये 2 कॉन्टिनेंट आप लोग ऐसे देखिए यहां पर जो एक भी मेंबर आप लोग यहां पर देखने को नहीं मिल जाता है, जबकि यहां से फ्रांस भी हो गया और जर्मनी, ये यहां फ्रांस हो गया और यूके हो गया, 2 कंट्री होगी जरा से यहां पर इससे, ठीक है, तो इस तरीके से बोला जाता है। तो इस तरीके से इसमें रिफॉर्म करने की जरूरत है। यूएन आज के दिन में टोटल रिप्रेजेंटेटिव नहीं रह गया अगर परमानेंट साइड में हम लोग बात करते हैं तो लॉन्ग डिबेट एक्सपेंशन के ऊपर जो चलता हुआ है वो आप लोग देखते हैं। इंडिया, जापान, पाकिस्तान के बारे में अगर बात करें, ठीक है, तो वो भी यहां पर इलेक्ट हो रहे हैं मोस्ट फ्रीक्वेंटली। अर्लियर से अगर देखेंगे तो कंपेयर यहां पर ये कि जो रिटायर मेंबर हो रहे हैं, ठीक है, न्यू मेंबर निकल कर आ रहे हैं, तो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस कैसा है उनका वो आप लोग अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इंडिया को बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया कई सारे मेंबर के द्वारा सपोर्ट किया गया, तो इंडिया बैलेंस कैसे बना सकता है। तो इंडिया को यहां पर ये नहीं कि अपने फायदे के लिए काम करना है ओनली, इंडिया को यहां पर एक तरीके से ग्लोबल लीडर की तरीके से काम करना है, दूसरों को भी रिप्रेजेंट करना है जिनके द्वारा सपोर्ट किया गया इंडिया को। और ये सीट जो है वो अफगानिस्तान की साइड से यहां पर अफगानिस्तान जाने वाला था, पर लेकिन हम लोगों ने अफगानिस्तान से रिक्वेस्ट किया, उसके चलते हम लोग यहां पर पहुंचे। तो इसलिए कहीं ना कहीं ऑल ओवर वर्ल्ड की एक तरीके से एक्सपेक्टेशन है हमारे ऊपर कि हम लोग उनकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करें। तो ये बेसिक मुद्दा आप लोग यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा। आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल यहां पर तमिलनाडु में कस्टोडियल डेथ के बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर क्या हुआ, अभी यहां पर जो दो सब इंस्पेक्टर और एक इंस्पेक्टर जो था उनको यहां पर अरेस्ट कर लिया गया है, जो लोकल एरिया की पुलिस जिसको सीआईडी आप लोग बोलते हैं उनके द्वारा, क्योंकि कस्टडी में डेथ की गई 2 लोगों की, एक लड़का था और एक उसका बेटा था। उन्होंने अपनी दुकान खोली मोबाइल की, जबकि लॉकडाउन चल रहा था, तो उसी के चलते उनको ले गए और पिटाई की गई और कस्टडी में उनकी डेथ हो गई। समझ सकते हैं आप लोग, दुकान खोलने के चक्कर में मां बाप और बेटा दोनों को
मार डाला गया। तो उसके चलते यहां पर इन्वेस्टिगेशन की बात की गई, तो जो क्राइम ब्रांच क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है उनके द्वारा यहां पर इनको अरेस्ट कर लिया गया है। इस तरीके से यहां पर अगर आप लोग देखें, ये ऑफिशियल डेटा जो टॉर्चर का जो देखने को मिलता है, ये हालांकि कई बार इसके ऊपर सस्पेक्ट लगाया जाता है कि हाँ ये सही डेटा या फिर गलत है, पर लेकिन जितनी चीजें सामने निकल कर आ रही हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेगी कि उनके बारे में कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली एक तरीके से जो गवर्नमेंट इंप्लॉय होते हैं उनको एक तरीके से सिविल सर्वेंट बोलते हैं, यानी कि जनता का नौकर, पर लेकिन कंडीशन अपोजिट हो जाती है जब यहां पर पावर में चीजें आती हैं। तो वो चीजें के लिए यहां पर कई सारी जैसे एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट, एमनेस्टी इंटरनेशनल या फिर पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट, ये बार बार इन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं कि बड़ी फ्रीक्वेंटली हमारी कंट्री में चीजें को जो चीजें हैं ये अलग अलग राज्य में देखने को मिलती रहती है। सीधा सीधा रीजन क्या है, ऊपर लगाम नहीं है। अगर लगाम रहेगी तो ये चीजें कंट्रोल हो पाएंगी आराम से, पर लेकिन लगाम नहीं रहती है तो उसके चलते सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो पाती है। तो इसके चलते जो कल्चर बन गई यहां पर टॉर्चर करने की, यानी कि एक तरीके से ये नाकामी छुपाने का तरीका बन गया है। इन्वेस्टिगेशन हो नहीं रही है, सबूत मिल नहीं रहे हैं, तो सामने वाले को टॉर्चर किया जाता है। टॉर्चर करने के बाद में उसको बोला जाता है कि तुम एक्सेप्ट करो कि तुम्ही ने ये हरकत की है। तो ऐसी भी हरकतें देखने को मिलती हैं जब यहां पर कई बार केस निकलकर सामने आए, क्योंकि देखिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। आज की डेट में हमारी कंट्री में जब पहले बाबा आदम के जमाने में जैसे रिक्रूट किया जाता था, वो ट्रेनिंग की जाती थी, अभी वही चल रही है। पर आज की डेट में जो क्राइम के जो रेट है, क्राइम का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ गया है। डीएनए एनालिसिस के बारे में बात करें या फिर जो लॉ इन्फोर्समेंट प्रैक्टिस के बारे में बात करें, सोशल मीडिया आज के में आप लोग देखिए, तो उसके चलते चीजें चेंज होती जा रही हैं, पर लेकिन पुलिस जो है उस सेम पैटर्न पे काम करती है। तो इसीलिए हमेशा बात की जाती है पुलिस रिफॉर्म के बारे में हमारी कंट्री में, जो कि काफी जरूरी है। यूके में या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड में आप लोग जाएंगे तो पुलिस का रवैया बिल्कुल आप लोगों को डिफरेंट नजर आएगा। हमारी कंट्री में कंप्लीटली डिफरेंट है। इसका बहुत बड़ा जो श्रेय जाता है वो राज्य गवर्नमेंट को भी जाता है। राज्य गवर्नमेंट जो है वो यहां पर जो रूल और रेगुलेशन बनाने का काम करती है, तो अपने हाथ में जो पुलिस रखती है वो उसको एक तरीके से यूज भी करती है। यूज क्या बोला जाएगा, मिसयूज बोला जाएगा। तो वो भी चीजें यहां पर सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के ऑलरेडी यहां पर केसेस से रिलेटेड भी बात करूंगा, जो कि यहां पर बात करते हैं यूएन का जो कन्वेंशन है अगेंस्ट टॉर्चर, हम लोगों ने उसका हम लोग पार्ट है, सिग्नेटरी है हम लोग यहां पर 1997 से, ठीक है। तो हम लोगों को भी समझना चाहिए यहां पर, हालांकि अभी यहां पर ये अभी पेंडिंग है, पूरा यहां पर अभी पार्ट नहीं बन पाया, पर लेकिन हम लोगों को चीजें यहां पर समझनी चाहिए। क्योंकि अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है यहां पर इसके चलते दो केस है यहां पर, रघुबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। यहां पर जो बोला गया कोर्ट के द्वारा, ये बोला गया कि अगर किसी तरीके से कस्टडी में ये डेथ हो रही है तो ये बिल्कुल गलत तरीका है, ठीक है। तो सिटीजन एक तरीके से यहां पर एक तरीके से लाइफ और लिबर्टी जो है उसकी एक तरीके से इंपैक्ट डायरेक्ट पड़ रहे हैं यहां पर, और ये ह्यूमन राइट का भी हनन आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर यहां पर डीपली डिस्टर्ब ये एक तरीके से चीजें आप लोगों को नजर आती हैं। दूसरा यहां पर जो केस आगे निकल कर आए, ये था यहां पर फ्रांसिस कॉर्नेल मुलिन वर्सेस यूनियन टेरिटरी दिल्ली। इसी के साथ में नेक्स्ट है यहां पर, ये था सेला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1987 का केस। इसमें यह बोला गया कि अगर किसी की इस तरीके से टॉर्चर के दौरान डेथ होती है तो ये फंडामेंटल राइट का हनन है, क्योंकि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो पर्सन की राइट टू लाइफ आप लोगों ने छीन ली तो यहां पर और भी खतरनाक केस बन जाता है। तो उस तरीके से आप लोगों को चीजों को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। आर्टिकल 21 और यूएनसीएटी के बारे में जो हम लोगों ने बात की, यूएन के जो लॉज हैं उनके बारे में अगर बात करें तो चीजें जो है वो पैटर्न में चलनी चाहिए। इंसानों को इंसानों की तरीके से ट्रीट करना चाहिए। एक तरीके से डिग्रेड जो पनिशमेंट दिया जाता है वो यहां पर रोकना चाहिए, और यही इसका बेसिक एम भी है। पर लेकिन बोलने के लिए कागज पर चीजें हैं, ग्राउंड लेवल पर देखेंगे तो वो चीजें देखने को नहीं मिलती है। हम लोगों ने सिग्नेटरी तो है हम लोग इसके, पर लेकिन हम लोगों ने इसको अब तक रेक्टिफाई नहीं किया। रेक्टिफाई का मतलब पार्लियामेंट में यहां पर इसको अप्रूवल नहीं मिला है, तो इसलिए यहां पर ये चीजें हम लोग ढंग से इंप्लीमेंट भी नहीं करते हैं। इसके चलते हमारी कंट्री में 2 बार ट्राई किया जा चुका है बिल बनाने की, जैसे प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल 2010 में यहां पर लाने की बात की गई लोकसभा में, पर लेकिन सिलेक्टिंग कमेटी के लिए रिव्यू के लिए बोला गया और यूपीए की गवर्नमेंट के काल में चलकर आगे लैप्स हो गया। अश्वनी कुमार जब यहां पर फॉर्मर लॉ मिनिस्टर थे हमारी कंट्री में, उनके द्वारा भी चीजों को लाने की कोशिश की गई सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन के बाद में, पर लेकिन तब भी यहां पर चीजें नहीं आई। लॉ कमीशन के द्वारा भी यहां पर 273 जो रिपोर्ट थी उसके चलते यहां पर यह बात की ड्राफ्ट करने के लिए टॉर्चर लो, पर वो भी चीजें यहां पर नहीं आ पाई। यानी कि पास्ट में कई बार कोशिश की जा चुकी है, पर लेकिन अब तक इसको नहीं लाया गया। तो थोड़ा सा ये सोचने वाला मुद्दा यहां पर हो जाता है। एंड टॉर्चर टुडे, ये बेसिकली हैशटैग भी यहां पर फॉलो किया जाता है। और ये जो आर्टिकल लिखा गया है ये अजीत प्रकाश शाह, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली और मद्रास हाईकोर्ट के जो खुद जज हैं यानी कि चीफ जस्टिस हैं, वो ये आर्टिकल लिख रहे हैं कि कम से कम अब हमारी कंट्री में ये लॉ होना चाहिए, क्योंकि जब तक लॉ नहीं होगा तो लोगों के अंदर डिटरेंस नहीं रहेगा। ये अभी तो यहां पर ये लगता है कि एक तरीके सारी पावर अपने हाथ में है, पर लेकिन जैसे लॉ होगा वो किसी भी काम को करने से पहले 1000 बार सोचेंगे कि तुम्हारे गले में भी फंदा इसका पड़ सकता है। तो ये चीजें यहां पर बेसिकली बोली जा रही है। तो चीफ जस्टिस खुद कह रहे हैं यहां पर कि अब हमारी कंट्री में एक लॉ होना चाहिए, ताकि रूल और रेगुलेशन को इंप्लीमेंट करने वाली जो अथॉरिटी है वो थोड़ा सा ढंग से काम कर सके, ठीक है। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल यहां पर। आइए आगे चलते हैं। आगे यहां पर एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था साहिबी रिवर के बारे में, ठीक है।
ये जो रिवर है इसको साबी रिवर के नाम से भी जानते हैं। ये राजस्थान, हरियाणा, पंजाब से होकर गुजरती है। ये है पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया है ये आगे चल के गंगा रिवर में गिरती है दिल्ली के अंदर में। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर पकड़ लेंगे। आइए बात करता हूं, अभी देखना कैसे है आंसर। बात की जा रही है ए का 1 सही है, बी का 2 सही है, सी का बोथ सही है, डी का नाइदर 1 नो 2। कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो सही स्टेटमेंट है यहां पर डी, यानी कि कोई सी भी सही नहीं है। आप लोग ये समझिए ये राजस्थान से हरियाणा से बह रही है, ठीक है, तो क्या ये पंजाब में ऊपर जाएगी? ये ऑलरेडी नीचे आ रही है ना, तो दिल्ली होगा यहां पर, तो पंजाब तो यहां पर पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा मैंने बोला गया गंगा में दिल्ली, ठीक है, तो गंगा में दिल्ली कहां से आ गई? गंगा में तो यमुना है। तो इसलिए मैं बोलता हूं अगर क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा माइंड खोलकर भी देखेंगे ना तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो इसका नाम आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ में इसकी ट्रिब्यूटरी है दोहन रिवर, सोता रिवर, ये है यहां पर कृष्णावती रिवर। तो ये इसकी ट्रिब्यूटरी भी आप लोगों को देखने को मिल चुकी है। तो ये जो रिवर है कहीं ना कहीं गायब हो चुकी है, जो ठीक ठाक रिवर है वही ढंग से नहीं बह पा रही है। तो ये ढंग से आप लोग इनको कहां से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। सारी पीडीएफ आप लोग 2019 और 2020 की इकट्ठी एक जगह प्रोवाइड करा दी गई है, लिंक टेलीग्राम पर जाकर उनको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी के साथ में फिर से एक बात बोलना चाहूंगा जो मैंने पहले वीडियो के अंदर भी बोला था, वो ये है कि किसी के साथ में भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर पर फालतू की बातें करने की कोशिश मत करो। मैं तो ये बोलूंगा कि किसी से एजुकेशन की भी बातें मत करो। अगर थोड़ी बहुत एजुकेशन की बातें कर रहे हो और तुरंत आप लोगों को लगता है कि जो एंगल है वो चेंज हो रहा है तो तुरंत वहां से हट जाइए, इसी में समझदारी है। वरना किसी उल्टी सीधी एक्टिविटी का शिकार बन जाती है बहुत सारी लड़कियां, जो कि केस भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो फंसाया जाता है इस तरीके से और फिर कंडीशन खराब हो जाती है। तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को जागरूक रहना है। मैं आप लोगों को बस बातें बता सकता हूं, पर लेकिन आप लोगों को करनी वही है जो आप लोगों के मन में आएगा। पर लेकिन गलत चक्कर में मत पड़िए। बेसिकली ये आप लोगों की जान के ऊपर भी पड़ सकती है। जैसे अभी मैंने वहां पर दिखाया वो पिक्स मांग रहा है बंदा, ठीक है, तो क्या होगा, वो उसको गलत तरीके से मिसयूज कर सकता है। तो ये आप लोगों के लिए अपने हिसाब से आप लोग थोड़ी सी चीजें देखें यहां पर, क्योंकि पढ़ाई के मुद्दे से अगर आप लोग रखेंगे अपने माइंड को थोड़ा सा, तो इन सब चीजों को आप लोग तुरंत कोई ऐसा मैसेज आता है तुरंत उसको ब्लॉक मारिए, ठीक है। फालतू में किसी के साथ में सारी चीज डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। एक और बात आप लोगों को बता दूं, कई सारी ऐसी भी आईडी है जो यहां पर लड़कियों की आईडी बनाकर लड़के यूज करते हैं, फिर लड़कों की आईडी बनाकर लड़कियां यूज करती हैं। तो दोनों ही तरीके से कंडीशन देखने को मिलती है। तो वहां से भी थोड़ा सतर्क रहिए। सोशल मीडिया एक तरीके से जितना सोशल माना जाता है उतना सोशल है नहीं, उसके नेगेटिव फैक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना उसको तजब्बु देते हैं, एक तरीके से कितना उसको रेफरेंस आप लोग देते हैं। तो अपनी लाइफ जो है वो आप लोगों के हाथ में है, कैसे आप लोगों को लेकर चलनी है वो आप लोग खुद डिसाइड कीजिए। ग्रुप के अंदर कोई भी ऐसी एक्टिविटी आप लोगों को दिखती है तो तुरंत आप लोगों को वहां पर उसको रिपोर्ट करना है। बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मुझे उसका क्या करना है, बस आप लोग मेरे तक उसको पहुंचा दीजिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं आप लोगों के लिए। आंसर जरूर लिखिए, जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। खुद अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो दूसरों का पढ़िए, रिव्यू कीजिए, उससे सीखिए, उससे लिखिए, एक बेसिक चीज आप लोग तैयार कीजिए, ठीक है। तो ये था कंप्लीट वीडियो। 1 घंटे का वीडियो हो गया, 1 घंटे 6 मिनट का, 30 मिनट का वो था और लगभग 36 मिनट का ये हो गया, तो थोड़ा सा लंबा भी हो गया। चलिए कोई नहीं, टर्मिनेट हो गया, अच्छी बात है। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।